दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है रोल ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार इज ए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एमसीएस एक्ट 1960। ये जो रजिस्ट्रार है, जो पुणे में बैठते हैं, कमिश्नर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उन्हें रजिस्ट्रार कहा जाता है टेक्निकल भाषा में। लेकिन ही आर दी ओवरऑल सुपरिटेंडेंट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑल ओवर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य भर में जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, सबके करता धरता भाई ये जो पुणे में बैठते हैं वही है। ही इज डेसिग्नेटेड एज द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कमिश्नर फॉर कोऑपरेशन। उनका जो पद है, पद वहां पे दिया हुआ है। His responsibility include major policy decisions for the development of the cooperative movement in the Maharashtra state and also the administration under the Cooperative Societies Act। इनका जो जो है भाई, कोऑपरेटिव मूवमेंट को कैसा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, कैसा उसकी बढ़ाई करना है, ये सब उनके पास अधिकार है। The registrar himself or through his subordinates exercises powers of registration of cooperative societies, audit, decision of disputes, cancellation of registration and general superintendence, guidance and control of such societies। जायज है कि एक बंदा जो बैठा हुआ है पुणे में, वो पूरा राज्य भर का जो कारोबार तो संभाल नहीं सकता है। तो इसीलिए उनके अंडर में बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स है, जो अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार है, कोई डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी रजिस्ट्रार है, तो कोई एडिशनल रजिस्ट्रार है, कोई जॉइंट रजिस्ट्रार है, कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। ऐसे अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन दी वार्ड, डिपेंडिंग अपॉन दी तालुका, डिपेंडिंग अपॉन दी डिस्ट्रिक्ट, इनका कार्य क्षेत्र एक्चुअली तय किया जाता है। ही इज मैंडेटेड टू एंश्योर दैट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज shall function in accordance with the provisions of the MCS Act 1960, MCS Rules 1961, government policies and bylaws of the respective cooperative housing societies। MCS Act तो and MCS Rules तो ये हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉमन है, लेकिन बायलॉ जो है अलग अलग संस्थाएं का बायलॉ अलग अलग है। हाउसिंग का बायलॉ अलग होता है, पतपेड़ी का बायलॉ अलग होता है, कोऑपरेटिव बैंक का बायलॉ अलग होता है, शुगर फैक्ट्री का बायलॉ अलग होता है। तो रिस्पेक्टिव बायलॉज के हिसाब से वो हाउसिंग सोसाइटीज का कारोबार चलता है या नहीं चलता है, ये देख रेख उनका उनका काम है। टू असिस्ट द रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज टुवर्ड द सेम, द गवर्नमेंट में अपॉइंट मोर पर्सन विद स्पेसिफाइड डेसिग्नेशंस। जैसे मैंने कहा कि भाई पुणे में जो बैठता है बंदा, जो सबका इंचार्ज है, वो एक बंदा पूरा राज्य भर के कोऑपरेटिव सोसाइटीज का देख रेख कर नहीं सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई अलग अलग बंदों को उनके अंडर में उनको may appoint more persons with specific designations and areas of control with or all of his powers who shall work under the registrar, general guidance, superintendence and control। ये उनके उनके अंडर में बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज, जोन वाइज उनका कार्य क्षेत्र दिया गया है। सच ऑफिसर शैल हैव देयर ज्यूरिडिक्शंस, यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन दिया हुआ है। लाइक बॉम्बे जोन का जॉइंट रजिस्ट्रार है, कोकन का जॉइंट रजिस्ट्रार है, दूसरे कोई जिला होगा तो उसका जॉइंट रजिस्ट्रार है। सिमिलरली डीडीआर भी अलग होता है। वार्ड और तालुका लेवल पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार या डेप्यूटी रजिस्ट्रार होता है। सच ऑफिसर शैल हैव देयर ज्यूरिडिक्शंस विद द डेसिग्नेशंस सच एज एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट एंड डेप्यूटी रजिस्ट्रार। They shall be subordinate to the registrar and shall have responsibilities and territorial jurisdiction assigned to them to administer and to do all such actions specified under the Act, rules, government orders passed from time to time and the registered bylaws। अभी गवर्नमेंट ऑर्डर्स का यहाँ पे कहा, जैसे कि 250 के ऊपर जो सोसाइटीज है उनका इलेक्शन नहीं होना है, ये तो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑर्डर को भी इम्प्लीमेंट करना, इसका अमल बजावनी करना, ये रजिस्ट्रार का ही काम है। कि अगर कोई सोसाइटी गलती से भाई लेता होगा इलेक्शन वगैरह, तो वो गलत करके ठहरा सकते हैं उन लोग। There are two directorates under the Registrar of Cooperative Societies and the Commissioner for Cooperation। एक है कोऑपरेटिव कॉपरेशन डायरेक्टरेट, दूसरा है डायरेक्ट ऑडिट डायरेक्टरेट। इनके जो कमिश्नर कोऑपरेटिव जो पुणे में बैठते हैं, उनके अंडर में दो एक्चुअली डायरेक्टरेट आता है। दो प्रकार का ऑफिस है। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, जो जिसे कोऑपरेशन डायरेक्टर करते हैं, और दूसरा ऑडिट डायरेक्टरेट। ऑडिट डायरेक्टरेट ये अलग हो जाता है। हम लोग नॉर्मली रजिस्ट्रार के बारे में बात करते हैं, लेकिन ऑडिट के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हम लोग। अपॉइंटमेंट, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का पावर क्या है, उनका अपॉइंटमेंट नियुक्ति कैसा होता है, और ड्यूटीज क्या है। द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड द सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स of the rank of additional, joint,
deputy and assistant registrars appointed have the powers conferred and duties imposed on them to discharge their responsibilities under the provisions of the Act to ensure the smooth administration of the areas and the societies that are under their jurisdiction. जिनका जिनका कार्य क्षेत्र है उनके कार्य क्षेत्र में उनका दखल अंदाजी है, वो कार्य क्षेत्र के बाहर दखल अंदाजी होता नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर हिच वार्ड का अगर तुम्हारा डिप्टी रजिस्ट्रार होगा, वो ई वार्ड के उसमें कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो उनका जो ज्यूरिडिक्शन है वो तय किया गया है, कार्य क्षेत्र तय किया गया है। कोऑपरेटिव जोन्स अंडर द कोऑपरेटिव डायरेक्टरेट आर मेनली ऑन डिस्ट्रिक्ट बेसिस, जिला के आधार पर, जिला के बेसिस पर कोऑपरेटिव जोन तय किया जाता है। लाइक बॉम्बे जोन, अभी डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार जो है बॉम्बे में, वो बॉम्बे जोन का है, और सीबीडी बेलापुर कोंकण वन में है, वो तो कोंकण कोंकण विभाग का डिविजनल जॉइंट रजिस्टर है। तो ऐसा जोन के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया जाता है। Each zone office is headed by a deputy joint registrar of cooperative societies. There are various types of cooperatives registered and functioning in the state. अलग अलग निरनिराले प्रकार के तुम्हारे जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज अस्तित्व में है। हाउसिंग सोसाइटी में शुगर फैक्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, बैंक्स है, पतपेड़ी है, हाउसिंग है। हाउसिंग में भी क्लासिफिकेशन है, कुछ कॉमर्शियल है जो कि अदर हाउसिंग में आते हैं, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, रेसिडेंशियल है, अलग अलग प्रकार के। वी आर गवर्न विद द टॉपिक ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज एंड एपेक्स फेडरेशन। हमारा जो आज का जो विषय है ये हाउसिंग सोसाइटी के संबंध और फेडरेशन के संबंध में ही हम लोग है। बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में हम आज चर्चा नहीं करेंगे। रोल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, द मेन फंक्शंस ऑफ द रजिस्ट्रार आर एज अंडर। उनका भाई क्या काम है? टू डिसाइड द एलिजिबिलिटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर रजिस्ट्रेशन। हमारे सबको पता, हम सभी को पता है कि एमसीएस एक्ट होता है हमारे पास, और एमसीएस एक्ट में सेक्शन 4 में ये दिया गया है कि एलिजिबिलिटी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर रजिस्ट्रेशन। एक हाउसिंग सोसाइटी एलिजिबल हो सकता है सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप कुछ प्रस्ताव डालेंगे हम लोग तो वहां पे उसको एलिजिबिलिटी है कि नहीं है तो उसके अंतर्गत मालूम पड़ जाता है। मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, आपको एक बताना चाहता हूँ। कुछ 2 साल पहले मैंने उरण में एक सोसाइटी रजिस्टर किया था। जमीन जो है मुस्लिम वक्फ बोर्ड का था, और वहां पे गरीब लोगों को जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो जिसके में कमजोर थे उनको घर वहां पे बांधने को जमीन दिया गया था। लेकिन वो जमीन नॉन एग्रीकल्चर ना होने के कारण सोसाइटी तो रजिस्टर हो गई, परंतु हाउसिंग कैटेगरी, हाउसिंग क्लासिफिकेशन में ना होते हुए सोसाइटी का नाम क्या पड़ा हुआ है? एकता शक्कर सुविधा सहकारी संस्था। वहां पे हाउसिंग शब्द कहीं पे भी नहीं है। तो वहां पे रजिस्ट्रार ने कहा कि भाई तुम्हारे को इसको एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर कर लोगे तभी क्लासिफिकेशन हम उसको चेंज करके हाउसिंग कर सकते हैं। तो सुविधा की जो है वो अदर अदर उसमें रजिस्ट्रेशन हो गया, अदर क्लासिफिकेशन में रजिस्ट्रेशन हो गया। हमारे अगर सोसाइटी का सर्टिफिकेट हम देखोगे तो सबसे पहला आता है डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में आता है तुम्हारा वार्ड या तालुका, उसके बाद में क्लासिफिकेशन हाउसिंग। यहाँ पे हाउसिंग सुविधा शब्द ना आते हुए सुविधा शब्द आ गया। तो एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी तो रजिस्टर हो गया फॉर हाउसिंग पर्पस के लिए, लेकिन क्लासिफिकेशन हाउसिंग के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन विथ लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी, हमारे हाउसिंग सोसाइटी के पीछे आखिरी शब्द जो होता है लिमिटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल XYZ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, यहीं कहीं पे भी होगा तो लिमिटेड शब्द होता है। तो लिमिटेड या अनलिमिटेड क्या लगाना है वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ अमेंडमेंट इन दी बायलॉज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये जो लिमिटेड और अनलिमिटेड है ये सेक्शन 5 के अंतर्गत होता है एमसीएस एक्ट का। रजिस्ट्रेशन ऑफ अमेंडमेंट इन द बायलॉज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये सेक्शन 13 के अंतर्गत होता है। सेक्शन 13 के अंतर्गत हाउसिंग सोसाइटी को जनरल बॉडी मीटिंग में, चाहे वो एजीएम हो या स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग हो, वहां पे बायलॉज को अमेंड करना जरूरी है। तो हाउसिंग ये अमेंडमेंट जो है वो सेक्शन 13 में आता है। पावर टू एग्जेम्प्ट सोसाइटीज फॉर क्लास ऑफ सोसाइटीज ऑन सम कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन, कुछ सोसाइटीजियों को इनको अधिकार दिया गया, रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है एमसीएस एक्ट सेक्शन 7 के तहत यहाँ पे दिया गया, उनको अधिकार दिया गया है। पावर टू डायरेक्ट अमेंडमेंट्स ऑफ बायलॉज ऑफ दी सोसाइटीज, इनके सोसाइटी अगर खुद अमेंडमेंट नहीं करती है बायलॉ तो रजिस्ट्रार के पास अधिकार है कि भाई आपको वो एक क्या बोलता है फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। पावर टू डायरेक्ट टू अमेंडमेंट ऑफ द बायलॉज टू दी सोसाइटी, सोसाइटी को अधिकार हमने पावर दे सकते हैं, रेगुलेशन दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं बाबा बायलॉज अमेंड करके ले लो करके। फॉर एग्जाम्पल जहां जहां भी आजकल एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ है तो वहां पे
7 मार्च 2019 में जो चेंजेस आया हुआ है, ये बायलॉ अमेंडमेंट करना है, ये उसके ही तहत ये एक आदेश दिया गया है। पावर टू अलाउ चेंज ऑफ नेम्स, एड्रेस एंड लायबिलिटीज। मैं नहीं समझता कि आज तक जितने भी सोसाइटीज रजिस्टर हुआ होगा, तो उनका नाम चेंज हुआ होगा। एक बार सोसाइटी रजिस्टर हो गया तो कायम स्वरूप से वही नाम रखता है। लेकिन प्रावधान दिया गया है, कायदे में प्रावधान दिया गया है कि हम सोसाइटी के नाम चेंज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ कि शहरों का नाम, देशों का नाम, हाउसिंग सोसाइटी का नाम भी हम चेंज कर सकते हैं। एक जमाने में बम्बई का नाम बम्बई था, आज बम्बई ना होते हुए आज मुंबई हो गया। सिमिलरली तो क्या बोलते हैं, आंध्रा और तेलंगाना विभाजन हो गया, तो आंध्रा राज्य और तेलंगाना, जब देश की बंटवारा हो सकता है, या नहीं तो राज्य का बंटवारा हो सकता है, या नहीं तो नाम अलग दे सकते हैं। चेन्नई का नाम पहला पहला मद्रास, अभी चेन्नई हो गया। कलकत्ता का नाम कोलकाता हो गया। तो अगर ऐसा जब राज्य का नाम चेंज हो सकता है, तो सोसाइटी का नाम भी चेंज हो सकता है। आपका बायलॉ अगर आप खोलेंगे तो सबसे पहला जो प्रिलिमिनरी है, वहां पे चेंज ऑफ नेम करके वो सेक्शन दिया हुआ है। तो अगर किसी सोसाइटी को नाम पसंद नहीं है, तो जनरल बॉडी मीटिंग में वो लेके नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन उनका जो पिछले जो ऑडिट हो गया, या कुछ लायबिलिटी हो गया, किसी को कुछ पैसा देना होगा, सोसाइटी का नाम बदली हो गया, तो पैसा भाई दे नहीं सकते, वो कानून में नहीं है, वो सब कंटिन्यू। या किसी कोर्ट मैटर चालू होगा, उदाहरण एक्स वाई जेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से कोई कोर्ट मैटर चालू है, और आज सोसाइटी का नाम ABC कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो गया, नाम चेंज हो गया, तो कोर्ट का मैटर जो है वो ये ABCD सोसाइटी पे लागू होगा ही होगा। अमालगमेशन, डिवीजन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कहाँ पे क्या होता है, कोई कोई सोसाइटीज को भाई उनको साथ में आना है तो मर्ज होना है, या बंटवारा होना है, या ट्रांसफर होना है तो भी कर सकते हैं। बड़ा सोसाइटी है, बड़ा सोसाइटी का मैरिज नहीं होता है, वहां पे प्रॉब्लम होता है, अड़चने होते हैं, रोज झगड़ा होता है, तो वहां पे क्या होता है, आप डिवीजन कर सकते हो, सोसाइटी का बंटवारा कर सकते हो। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बांग्लादेश का बंटवारा हो गया, देश का बंटवारा हो सकता है, तो हाउसिंग सोसाइटी का भी बंटवारा हो सकता है। शर्त है कि कायदे के तहत और कायदे के चौकट में वो बैठना चाहिए। एमालगमेशन, समझो अगर दो सोसाइटी को मिलकर एक सोसाइटी बनना है, तो वो भी कर सकते हैं। जैसा कंपनियां मर्ज होती है, बैंक मर्ज होती है, तो ऐसा एमालगमेशन भी हो सकता है, रीऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है। तो ये तुम्हारे को सेक्शन 16 और 17 के अंतर्गत आता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटीज ऑन अकाउंट ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ लिमिट ऑफ लोकल एरियाज ऑफ ऑपरेशन। अभी मान लो महाराष्ट्र एक ही राज्य है, और कल को भगवान ना करे, कल को विदर्भ एक अलग राज्य हो गया, और हाउसिंग सोसाइटी या नहीं तो कोई सोसाइटी जो क्या बोलते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में जो है, वो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में उसका बंटवारा हो गया, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में आ गया, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट में ना रहते हुए वो मल्टी डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी हो जाएगा। तो वहां पे भी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी ऑन अकाउंट ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ लिमिट ऑफ लोकल एरिया का जो चेंजेस हो गया है, चेंजेस होने के वजह से भी वहां पे रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, उनका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज का कारोबार अगर सही ढंग से नहीं चलता होगा, तो सेक्शन 21 के अंतर्गत सोसाइटी कैंसिल हो सकता है। सेक्शन 21A के अंतर्गत डी रजिस्टर भी कैंसिल हो सकता है। बहुत सारी सोसाइटियों में क्या होता है कि भाई लोगों को गैर समझ है कि बिल्डर ने सोसाइटी रजिस्टर कर दिया, तो भाई वो अपना जवाबदारी जो है या पेंडिंग काम है वो करने वाला नहीं है, तो हम कारोबार संभालेंगे नहीं है। अरे बाबा, मैं तो कह रहा हूँ सोसाइटी बन गया तो आप तो और मजबूत हो गए, ताकतवर हो गए, तो सोसाइटी बनने के बाद में बिल्डर से लड़ने के लिए आपको एक अच्छा एक संस्था मिल गई। आप इंडिविजुअल लेवल पे लड़ने जाओगे, आपको उतना ताकत मिलेगा नहीं है। लेकिन वहां पे क्या होता है, लोगों का गैर समझ है, सोसाइटी बन गया तो बिल्डर पे ध्यान देने वाला नहीं। उस समय पे क्या होता है कि पहली मीटिंग जो है 3 महीने के अंदर होना है, 3 महीने के अंदर अगर नहीं होगा तो रजिस्ट्रार आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर 6 महीने के लिए रहता है वहां पे, उसके अंदर दोबारा फिर इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होती है, और वहीं पे भी अगर किसी ने इंटरेस्ट दिखाया नहीं है, तो उस टाइम पे सोसाइटी डी रजिस्टर हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। या न तो सोसाइटी का जिस उद्देश्य से स्थापना हो गया है, वो अगर उद्देश्य पूरा हो गया होगा, तो उस टाइम पे भी सोसाइटी कैंसिल कर सकता है। भाई हमारे को जिस मकसद से हमने स्थापना की हो वो मकसद पूरा हो गया, तो आज सोसाइटी की जरूरत नहीं है, तो सोसाइटी खुद लिख सकती है भाई हमारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। उदाहरण के तौर पे बहुत सारे कंपनी जो ओनर्स है या पार्टनर्स है, रिटायर हो जाते हैं, रिटायर हो गया, उम्र ज्यादा हो गया, हमारे को काम नहीं करना है, तो इनकम टैक्स को और सेल्स टैक्स को वगैरह को लिखते हैं भाई हमारा फर्म इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस, वी आर वांट ऑफ द बिजनेस। तो उसी तरह सोसाइटी भी लिख सकता है।
to supervise and decide no confidence motion against the bearers of the society. मैनेजिंग कमेटी का जो किसी ट्रेजरर के ऊपर हमारे को भरोसा नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव हम ले आ सकते हैं। चेयरमैन का भरोसा नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव ले आ सकता है। लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव जो कमेटी के जो है, 1/3 लोगों ने सेक्रेटरी को पत्र लिखना, चिट्ठी लिखना है, 1/3 जो है लेटर लिखना है कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए मीटिंग आयोजन करो करके। और वो लेटर जाएगा रजिस्ट्रार के पास और रजिस्ट्रार के समक्ष में वो वहां पे निर्णय लिया जाएगा, रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। लेकिन वो रेजोल्यूशन जब पास करेंगे तो 67% लोग वो उसके फेवर में होना है नो कॉन्फिडेंस के मोशन में, वो तभी उसको मान्यता मिलेगा। अन्यथा अगर वो बात हो गया, मान्यता नहीं मिला, तो 6 महीने के लिए दोबारा वापस आप ले नहीं सकते। ये बायलॉ नंबर 125 में दिया गया है कि टू सुपरवाइज एंड डिसाइड नो कॉन्फिडेंस मोशन में रजिस्ट्रार आने वाला है या नहीं तो उनके ऑफिस के कोई बंदा आने वाला है, इसलिए सुपरवाइज एंड डिसाइड करके सवाल यह आया हुआ है। अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द कमेटी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन जस्ट ए प्रॉपर केस। अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन, किसी बंदे को अगर 3 बच्चे हैं, 2000 साल के बाद में अगर पैदा हो गया होगा और वो कमेटी में आ गया और बाद में पता चला कि भाई इसको 3 बच्चे हैं, तो सेक्शन 73 CA-F-7 के अंतर्गत किसी मेंबर के कंप्लेंट हो गया तो उसका मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो सकता है। या नहीं तो ऐसा कोई काम करता होगा, एक्शन करता होगा जो सोसाइटी के एक्शन के लिए डिट्रीमेंटल है, तो वो मेंबर को भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। या नहीं तो उनका जो क्या बोलते हैं एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन कैटेगरी का ना होते वो चुना गया है और बाद में पता चला कि वो पर्टिकुलर कैटेगरी का नहीं है, तो भी डिस्क्वालिफिकेशन वहां पे हो सकता है। डिसाइड एलिजिबिलिटी फॉर रीअपॉइंटमेंट और री इलेक्शन ऑफ एज मेंबर ऑफ द कमिटी। यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का वहां पे हियरिंग होगा। हियरिंग के बाद में पता चला कि भाई जो आरोप लगाया गया वो गलती था, तो वापस दोबारा उसको रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं। पावर टू रिमूव द कमिटी एंड अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर। ये पिछले मेरे एक लेक्चर हुआ था, वेबिनार हुआ था, सेक्शन 77A, 78, 78A और 79 के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटर कैसा भाई अपॉइंट किया जा सकता है, तो उसके अंतर्गत कमेटी को हम निकाला जा सकता है। सेक्शन 77A ऑफ द एमसीएस एक्ट 78, 78(1) इसके अंतर्गत सोसाइटी पे एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जा सकता है। पावर टू एनफोर्स परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशंस, ये सेक्शन 79 के अंतर्गत है, जो हमारे को क्या बोलता है स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस जो करना है, ऑडिट रिपोर्ट टाइम पे देना है, या नहीं तो ऑडिटर का सिलेक्शन जो हम लोग एजीएम में करते हैं, वो एजीएम के बाद में 30 दिनों के अंदर, 30 दिन नहीं बोलता हूँ, 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर उसको सबमिट करना चाहिए। तो वो भी पावर टू एनफोर्स परफॉर्मेंस ऑफ होना जरूरी है। पावर टू एनफोर्स रेगुलेशंस, यहाँ पे पावर टू एनफोर्स रेगुलेशंस बोलेगा, 79 सेक्शन अलग है, 79A अलग है। 79A के अंतर्गत जो है रीडेवलपमेंट के ऊपर जो 4 जुलाई 2019 को जो आदेश आया हुआ है उसके बारे में है। ट्रांसफर प्रीमियम कितना लेना है, 25,000 रुपया लेना है या कम लेना है, वो सेक्शन 79A के अंदर आता है। या नहीं तो तुम्हारा नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस कितना लेना है, वो भी पावर टू एनफोर्स रेगुलेशन के अंतर्गत ही आता है। पावर टू सीज रिकॉर्ड्स ऑफ सोसाइटी, ये सेक्शन 80 के अंतर्गत आता है कि भाई अगर किसी कमेटी कुछ गलत काम करती है और कंप्लेंट तकरार हो गया है, तो रजिस्ट्रार के पास अधिकार है और रिकॉर्ड्स वहां पे सीज कर सकते हैं, पुलिस कस्टडी के साथ बुला बुला के ले सकते हैं। पावर टू समन एनी मेंबर ऑफ द सोसाइटी फॉर डिसाइडिंग कंप्लेंट्स, किसी मेंबर को भी बुला सकते हैं कंप्लेंट के लिए। Ensure proper investment of funds by cooperative societies as per Act and rules. Conduct audit, order, inspection, inquiry, and also fixing charges on negligent functions of cooperative societies. Ensure proper investment. Section 70 of the MCS Act में कहाँ पे हमारे पैसे की इन्वेस्टमेंट करना है, वहां पे वो दिया है। तो ये भी क्या बोलते हैं रजिस्ट्रार के पास अधिकार है, ये आप लोग को भाई ही कैन आस्क दी सोसाइटी भाई अमुक जगह पे इन्वेस्ट करो, या नहीं तो अगर सोसाइटी वहां पे पूछेंगे तो बता सकता है। सेटल डिस्प्यूट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन। अगर कोई वाद विवाद निर्माण हो गया है सोसाइटी के बीच में, मेंबर्स और इनके बीच में, तो वहां पे भी आर्बिट्रेटर बोल के वो कर सकते हैं। फंक्शन एज एन अपेलेंट कोर्ट। एज एन अपेलेंट कोर्ट बोले तो ये नॉर्मली आपको डेप्यूटी रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए नहीं है, लेकिन अपील के लिए, तो अपील के लिए जो है डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के लिए फंक्शन एज एन अपेलेंट कोर्ट बोल के आ जाता है। एनफोर्समेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स, अवार्ड्स एंड डिक्री ऑफ वेरियस कोर्ट्स। रजिस्ट्रार जो है वो काशी जुडिशियल अथॉरिटी है, वो एक्चुअली टोटल क्या बोलते हैं उनके पास कोर्ट का जो
पावर्स है, तो उतना पावर्स इनके पास नहीं है, खाली आधा ही पावर्स है, वो भी हाउसिंग सोसाइटी के संबंध में, कन्वेंस के बारे में, मेंबरशिप के बारे में और रजिस्ट्रेशन के बारे में ही है। लेकिन बाकी अगर कुछ फोर्जरी किया होगा, कुछ किया होगा और कोर्ट में कुछ आदेश आया पारित हुआ होगा, तो वो आदेश का अमल बजावनी करना भी ये इनके पास अधिकार है। Order winding up and cancellation of registration of defunct non-functional societies. Order winding up, सेक्शन 102 में वाइंडिंग अप एंड लिक्विडेशन का बारे में दिया दिया हुआ है। सोसाइटी का कारोबार अगर पूरा हो गया तो वाइंड अप कर सकते हो, नहीं तो कारोबार नहीं चलता है, डिफंक्ट सोसाइटीज है। आजकल एक डीम कन्वेंस के लिए, डीम कन्वेंस का जब सोसाइटी कन्वेंस के लिए, डीम कन्वेंस के लिए जब प्रस्ताव डालती है, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्चुअली आता है, एक सब्जेक्ट आता है, विंडो आता है। वो किस लिए होता है कि भाई सोसाइटी समझो 15 साल से ऑडिट नहीं करती है, 20 साल से ऑडिट नहीं कर रही है, या सोसाइटी अस्तित्व में नहीं है, और उस सोसाइटी को अगर समझो कन्वेंस के लिए अगर अप्लाई करते हैं, डीम कन्वेंस, डीडीआर को अगर पता नहीं, तो क्या कर सकता है वो, सोसाइटी के नाम से डीम कन्वेंस का ऑर्डर दे सकता है। तो उसी इसीलिए वो साइट खुलेगा नहीं जब तक आपका ये डिटेल्स आप जो जब तक नहीं भरोगे और रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके वो बटन क्लिक नहीं करोगे बाबा ओके, तब तक वो आपको साइट खुलेगा नहीं। तो इसीलिए इश्यू इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ये डिफंक्ट सोसाइटी के बारे में दिया हुआ है। इश्यू इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टिव्स फॉर द प्रमोशन ऑफ बिजनेस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये अलग इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। नॉर्मली हाउसिंग सोसाइटी को जो इंस्ट्रक्शंस है वो भाई कैसा कामकाज करना है उसी के ऊपर है। डायरेक्टिव्स फॉर प्रमोशन ऑफ बिजनेस, टू अप्रूव प्रपोजल फॉर एनरोलमेंट, रेसिग्नेशन एंड सेसेशन ऑफ मेंबरशिप। किसी मेंबर अगर रेसिग्नेशन देता होगा या मेंबरशिप उनका बाद हो गया होगा, मेंबरशिप बाद 6-7 जो उनकी क्या बोलता है रीजंस है, उसके तहत हो सकता है राजीनामा पे, डेथ पे, एक्सपल्शन पे। 7 साल अगर उसका वेयर अबाउट पता नहीं किसी बंदे का और कोई उसके बारे में कुछ बताता नहीं है, तो ऐसा पे भी हो सकता है। मेरा पास एक केस आया हुआ था, उरण के सोसाइटी का कन्वेंट डीड करना था, 105 मेंबर थे और उसमें से एक बंदा जो एमएसईबी में सर्विस पे था, वो पिछले 4-5 साल से गायब है, उसका अता पता नहीं है। बीवी को पूछ रहे हैं उनको, तो बीवी बोलते हैं मुझे पता नहीं हस्बैंड कहाँ पे है। अच्छा, उनके पास वो डेथ बोल के कहीं सर्टिफिकेट भी नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं है। अभी सोसाइटी उनका एक्चुअली क्या हो गया, एग्रीमेंट में और इंडेक्स टू में फ्लैट नंबर अलग था। फ्लैट एग्रीमेंट में जो फ्लैट नंबर था A102 था और इंडेक्स टू में E102 था। तो उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी का मसला आया हुआ था और बंदा के नाम से ही खाली फ्लैट था, तो बीवी बच्चे उसमें कुछ काम नहीं कर सकता और बंदे का अता पता नहीं था। तो मैं जाके रजिस्ट्रार से पूछा, वहाँ पे सब रजिस्ट्रार से, बोला साहब ये तो पता, आदमी तो क्या मरा तो नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट तो नहीं है, लेकिन कहाँ पे किसी को पता नहीं, ना फैमिली वाले को पता है, कुछ नहीं। तो 7 साल रोकने के लिए कहा है कि 7 साल जब तक वेयर अबाउट्स पता नहीं चलेगा, गारंटी नहीं है, तो तब तक वो थोड़ा सा रुकना है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि रजिस्ट्रार ने मेरा बात सुना, वो रजिस्ट्रेशन हो गया, कन्वेंस डीड का रजिस्ट्रेशन हो गया। बट नॉर्मली अगर 7 साल किसी का अता पता नहीं है, तो तब तक उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं और झूठा डेथ सर्टिफिकेट भी दे नहीं सकते हम लोग। To approve proposal for enrollment, resignation, cessation of membership in housing cooperatives, and to frame, execute, and monitor various beneficiary schemes approved by the central state government, including financial assistance to various sectors of cooperatives. ये तो हमारे को ज्यादा कुछ नहीं है, हमारा खाली रेजिग्नेशन, एनरोलमेंट एंड मेंबरशिप के बारे में ही है। सच अदर एक्टिविटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, कोऑपरेटिव मूवमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए बेसिकली ये रजिस्ट्रार होता है और ये मूवमेंट को ही हमारे को कायदा के तहत, रूल्स के तहत, बायलॉज के तहत ही काम करना पड़ेगा। थैंक यू, दिस इज व्हाट आई हैव टू से।